नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और भारत सरकार ने ईयू के साथ ऐतिहासिक डील साइन कर ली है। अगर एग्री के हिसाब से देखें तो बीते 6 से 7 सालों में ईयू को भारत का एग्री एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से कैसे देखती है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे सबरिन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, साथ ही आर मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी भी हमारे साथ हैं, प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हैं, और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ बजट पर एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस पर बातचीत करेंगे सिस्कॉल के चेयरमैन और एमडी रविकांत उप्पल से। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बाजार में हो क्या रहा है, प्राइस एक्शन लेकर आते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे सोने चांदी पर, जहां पर लगातार रिकॉर्ड हाईज हम बनते हुए देख रहे हैं। घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, इस समय भी घरेलू बाजार में भी तेजी सस्टेन हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी $5100 के भाव हमने छूते हुए देखे। सिमिलरली अभी घरेलू बाजार में 0.2% की तेजी है, 1,60,000 के आसपास प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। सिमिलरली अगर सिल्वर के भाव देखेंगे तो घरेलू बाजार में लगभग 3,60,000 और इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने प्राइसेस $111 प्रति औंस तक जाते हुए देखे। इनफैक्ट इस समय $112 यानी 8% की तेजी अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में चांदी में देखने को मिल रही है। एनर्जी पैक में भी वापस एक्शन लौटते हुए दिखाई दिया है। हालांकि क्रूड आज थोड़ा सुस्ता रहा है, प्रीवियस सेशन में हमने एक तेजी देखी थी। नेचुरल गैस के प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल पैक थोड़ा सा लैकलस्टर, इनफैक्ट नेचुरल गैस 22% ऊपर इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। नेशनल गैस में इनफैक्ट जो तेजी है वो एकाएक काफी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दी है। चलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर बातचीत करते हैं। नेशनल गैस पर भी करेंगे फोकस। पहले मनोज कुमार जैन के पास चलते हैं। मनोज जी, पहले तो बताइए क्या ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की है वो क्या रहेंगे आपकी तरफ से? नमस्कार दीपाली जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट कीमतें $5,100 के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। भारतीय बाजारों में भी कीमतें हमने देखा है कि 1,55,000 के स्तर के ऊपर लगातार बनी हुई है। तो गोल्ड में यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। अगर शाम के सत्र में थोड़ा डिप आता है 1,58,000 से 1,57,700 के रेंज में, तो वहां पे फ्रेश बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,56,600 का रखना चाहिए और टारगेट यहाँ पे 1,60,000 तक के रखे जा सकते हैं। वही मेटल पैक में हमने देखा है कि कॉपर में एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर बनता हुआ नजर आ रहा है और कीमत अब 1,300 के ऊपर बनी हुई है। तो जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय की सलाह रहेगी 1,312 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 1,301 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 1,330 तक के रहेंगे। ओके, अच्छा तरुण, आपकी तरफ से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? हाय दीपाली, हम शॉर्ट टर्म आउटलुक शेयर करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कम शेयर करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें सोने चांदी में जब लगातार रिकॉर्ड बन रहे हो? जी जी, देखिए अल्टीमेटली हमने है ना ईयर स्टार्टिंग में बोला था कि गोल्ड के प्राइसेस 1,60,000 आ सकते हैं। इवन सिल्वर के प्राइस जो है 1,20,000 से 120 से $125 तक आ सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। एंड सिल्वर गोल्ड का भी बोला था कि 5,000 से 5,500 आ सकता है। 5,000 वो क्रॉस किया है। कल का जो मूवमेंट हुआ है उसके बाद में देखिए कल मार्जिन कॉल हमने देखे कॉमेक्स पे आते हुए, जिसकी वजह से देखिए हंट ब्रदर्स के टाइम पर जो इंट्राडे सिल्वर का मूव आया था वैसा ही मूव देखा, लेकिन हाई से 14% का गिरावट भी आया। आज नो डाउट रिकवरी हुई है क्योंकि अभी मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। बट स्टिल हमारा ऐसा मानना है कि कल के हाई कटने बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ गोल्ड $5,112 इन द कॉमेक्स स्पॉट एंड सिल्वर के केस में $118 कॉमेक्स स्पॉट। अगर ये लेवल नहीं कटते तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग के आसार देखने को मिले। डोमेस्टिक मार्केट के लेवल एक्चुअली अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि कल हमारा इंडियन मार्केट क्लोज था और इसी वजह से जो कल का रिएक्शन था वो हमारे प्राइस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि एग्जैक्टली अगर 5112 के ऊपर गोल्ड जाएगा, $118 के ऊपर चांदी जाएगी, तभी इसके अंदर फर्दर तेजी आते हुए देखेंगे। नो डाउट शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड तेजी का है। बट अगर ये लेवल नहीं कटे एंड सब्सिक्वेंटली 5,049.88 के नीचे गोल्ड के प्राइस गए एंड सिल्वर अगर 101.9 के नीचे गए जो कि कल का लो है, तो मे बी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो एक अच्छे लेवल मिलेंगे इन्वेस्टर्स को। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है दैट वुड बी अ हेल्दी साइन। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इज करेक्शन इज ड्यू और कल के हाई नहीं कटते तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए ये बात सोने चांदी की हुई, लेकिन मनोज जी नेशनल गैस में क्या हो रहा है? मतलब ये तो मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटी रहती है, बट जिस तरीके के ऊपर नीचे के दायरे वो भी जिस परसेंटेज टर्म्स के रेशियो में देखने को मिले हैं वो काफी ह्यूज रहे हैं। ये सिर्फ यूएस में जो
विंटर स्टॉर्म की बात हो रही है, हैवी विंटर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज, पावर आउटरेज वही फैक्टर है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? और ऑलरेडी आप देखिए मंडे के सेशन में यहाँ बाजार बंद थे, इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने ऑलरेडी प्राइसेस 7-8% बढ़ते हुए देखे। आज वहां पर थोड़े प्राइसेस ड्रॉप है, लेकिन घरेलू बाजार में 21-22% का सर्ज मतलब दिन के दौरान ही अपूर्व आते हुए देखने को मिला है। क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए, यहाँ पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हमने वोलेटिलिटी देखी और वो कॉन्ट्रैक्ट की आज एक्सपायरी है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि बड़ी बढ़त वहां देखने को मिल रही है। हो सकता है कि वहां पे शॉर्ट पोजीशन जो बिल्टअप हुई होगी ओवर द वीकेंड, तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने एक बड़ा जंप वहां पे आते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे जो है कोई कॉल लेना बेहतर नहीं होगा। मार्केट यहाँ पे काफी ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है और आज एक्सपायरी भी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर यहाँ पे कोई भी रणनीति बनानी है तो बजाय जनवरी के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहिए। और नेचुरल गैस का जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अभी 342 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे अगर थोड़े डिप मिलते हैं 330 के आसपास तो बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 318 का रहेगा, टारगेट वहां पे 355 तक के रखे जा सकते हैं। इनफैक्ट आपका व्यू क्या है एनर्जी पैक पर, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस? तरुण, कच्चा तेल खासतौर से इसलिए क्योंकि ओपेक की मीटिंग है, जिस तरीके के हालात टैरिफ्स को लेकर बने हुए हैं, जिस तरीके की सिचुएशन यूएस ईरान के बीच में बनी हुई है, ऐसे में इस ओपेक की मीट की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। आप कैसे देखते हैं? वेल दीपाली, हमारा ऐसा मानना है, देखिए अभी स्टेटस को ओपेक रखेगा क्योंकि अल्टीमेटली ऑयल की प्राइस अगेन $60 के ऊपर आ चुके हैं। सेकेंडली, अभी बला टली नहीं है। ईरान के साथ जो यूएस का स्टैंड ऑफ है, डेट इज एक्चुअली कभी भी उभर के आ सकता है क्योंकि ट्रम्प बहुत अनप्रेडिक्टेबल है एंड ईरान अराउंड 4 to 4.5 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई देता है। कुछ भी अगर मिलिट्री अटैक होता है या किसी भी कारण से सप्लाई ऑफ होती है तो अल्टीमेटली दैट विल हैव अ वोपिंग इम्पैक्ट ऑन द प्राइजेस। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से वेनेजुला हो गया और अदर जो मिडिल ईस्ट के रीजन्स है, वहां पर जो टेंशन चल रहा है, दैट इज सपोर्टिंग टू द प्राइजेस। अभी हमारा ऐसा मानना है WTI क्रूड ऑयल के प्राइस जब तक $55 के नीचे नहीं जाएंगे, बाय ऑन डिप्स should be the strategy. Safe haven demand और मिडिल ईस्ट का टेंशन will add the premium to the oil and मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ लेट $65 से $70 के प्राइस हायर ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखे हैं। इवन इन द डोमेस्टिक बोर्सेस 5000 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाएंगे, डिप्स शुड बी बॉट एंड ग्रेजुअली इट वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स 6000 और बियॉन्ड दैट। कमिंग टू द नेचुरल गैस, आई थिंक थर्ड वेव ऑफ द विंटर है यूएस के अंदर। फर्स्ट 2 वेव थी वो एक्चुअली वार्मर देन नॉर्मल थी। अभी जो लास्ट 1 वीक से इरेटिक बहुत ही ज्यादा जो चिलर देन नॉर्मल विंटर है, उसकी वजह से हमने देखा डिमांड सब्सटेंशियली बढ़ी है। टेक्सास और हॉस्टन में अगर कहा जाता है कि टेम्परेचर ठंड ज्यादा है तो इसका मतलब पूरे के पूरे अमेरिका में ज्यादा है। इसी कारण से हमने देखा कि प्राइस में जंप आया। साइमल्टेनियसली अभी 1 फरवरी तक का फोरकास्ट है कि वहां पे टेम्परेचर में सुधार नहीं रहेगा, 0 से -30 इन अमंग्स द डिफरेंट स्टेट्स और एरियाज रहेंगे। बट मैं ये कहूंगा कि अल्टीमेटली थर्ड फेज में है। द मोमेंट टेम्परेचर विल कम टू मीन, रिटर्न टू नॉर्मल, देन उस केस में इसमें बिकवाली आते हुए देखेंगे। एंड करंट मंथ टिपिकली एक्सपायरी डे की वजह से मूव दिखा रहा है। आप देखिए नाइमेक्स स्पॉट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है आज खास, इनफैक्ट नेगेटिव है। एंड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, 5% ही ऊपर है, कल का ही प्राइस इन किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर रैली हो चुकी है। हफ्ते 10 दिन के अंदर इसमें सप्लाई साइड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये विंटर कमोडिटी है। द मोमेंट टेम्परेचर विल कम टू नॉर्मल, इसके अंदर फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए ये बात हुई एनर्जी पैक की, लेकिन अब फटाफट से एक बार नजर डालते हैं बेस मेटल्स में क्या हो रहा है आज के कारोबार में। और कॉपर तो सबसे ज़्यादा एक्शन वाला बेस मेटल रहा ही है, लेकिन आज के सेशन में प्राइसेस जो हैं नेचुरल गैस के बाद पूरे ही बेस मेटल पैक के बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं है, थोड़ा फ्लैट नेगेटिव साइड पर टोन होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं, तो निकल में देख रहे हैं, जिंक में देख रहे हैं, यहाँ पर फिर भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, बट एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड ये बैकफुट पर है। क्या राय है मनोज जी आपकी जिंक और कॉपर दोनों पर? जिंक हम देख रहे हैं दीपाली जी की यहाँ पे $3,300 के जो स्तर है जिंक ने क्रॉस किए हैं एलएमई पर और कीमतें उसके ऊपर बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि जो फरवरी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जिंक का, वहां पे 320 के स्तर के ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है।
तो हमारा मानना है कि जिंक की कीमतें एलएमई पर अब $3,450 प्रति मेट्रिक टन के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 334 से 338 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 320 से 316 की रेंज में बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 313 के नीचे का रखना है। ऊपर में यहाँ पे 334 तक के लक्ष्य जो है शॉर्ट टर्म के लिए रखे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम भी यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपवर्ड ही मोमेंटम दिखा रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें वहां भी ग्रेजुअली जो है बढ़त दिखाती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में 316 जो काफी समय से एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कीमतें अब सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 316 से 318 के दायरे में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 313 के नीचे का रखना है, ऊपर में 324 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए बेस मेटल्स पर। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड चॉइस है क्या कुछ शॉर्ट टर्म नियर टर्म पर्सपेक्टिव से तरुण बेस मेटल्स में? वेल देखिए, मेरे को एल्यूमिनियम अच्छा लगता है डिस्पाइट द कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द पैक, स्पेशली इन द कॉपर एंड जिंक। एल्यूमिनियम ने अच्छा परफॉर्म किया है। द मोमेंट 320 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आई थिंक 330 से 340 की तरफ देखा जा सकता है। जिंक के केस में फॉर मोर देन अ मंथ 300 से 325 का रेंज है, जहां पर हम देख रहे हैं रिपीटेटिवली 320-25 से सप्लाई देखने को मिल रही है, सेलिंग देखने को मिल रही है। साइमल्टेनियसली 305 से 300 के आसपास से मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। नॉनदलेस जब तक कि 300 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, क्योंकि वी ऑलरेडी नो मार्केट टाइट सप्लाई का मार्केट है, जब 310 या उसके नीचे आए पोजिशनली बाय करना बेटर रहेगा। द मोमेंट 325 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 350 तक के प्राइस देखे जा सकते हैं। कॉपर ने जिस दिन रिकॉर्ड हाई मारा था उस दिन का लो था 1200 और हाई था 1393। एक महीना हो गया इसी रेंज में मूव कर रहा है, जहां पर 1250 से 1270 के बीच में शॉर्ट टर्म में बाइंग देखने को मिल रही है, 1350 के आसपास से सेलिंग देखने को मिल रही है। जो लोग पोजिशनल ट्रेडर है, आई थिंक कॉपर मार्केट ऑलरेडी डेफिसिट में रहेगा तकरीबन 5 से 6 लाख टन्स का, विच इज अ ह्यूज एक्चुअली क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली ये साल कॉपर का साल है। लास्ट ईयर भी 40% का रिटर्न देखा था, मे बी इससे ज्यादा इस साल रिटर्न देखने को मिले हैं। 1200 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा, इसके अंदर एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जो इन्वेस्टर है, आई थिंक दे शुड वेट फॉर 1250 टू 1230 टू कम। अगर वो लेवल आते हैं बाय किया जा सकता है। 1200 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के 1393 1450 एक्सटेंडेड टारगेट बाय ईयर एंड मे बी 2000 देखने को मिले। जी ओके, चलिए, ये तो बेस मेटल पैक की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं। हमारे साथ मिस्टर संदीप बजोरिया बने हुए हैं, सीईओ है सनविन ग्रुप के, और भारत और यूरोप के बीच में जो महा डील हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसके क्या मायने हैं एडिबल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट का भी काफ़ी लेना देना है दोनों ही देशों के बीच में। ऐसे में क्या कैसे देखते हैं और क्या असर होगा आगे कारोबार पर, इसको समझते हैं। संदीप जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट आपके इनिशियल कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। काफ़ी वेलकम डील ये हुई है, इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं? संदीप जी, अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। ईयू की जो डील है और 2027 से इम्प्लीमेंट होने वाली है, ये डील के लिए जो खबरें जो सामने डिटेल्स आए हैं, वो डिटेल्स ऐसा है कि ईयू में जो ओरिजिन में पैदा होता है ऑयल सीड्स, वो एक रेपसीड है, कुछ सनफ्लावर है और ऑलिव है। तो ये 3 ऑयल होते हैं। तो ये 3 ऑयल के लिए उन्होंने फेज मैनर में कि भाई पहले साल से लेके 5वें साल तक जो कस्टम ड्यूटी है उसको धीरे धीरे घटाने का प्रावधान किया है। तो वो एक तरीके से हमारे इंडिया के लिए एक डिफरेंट ओरिजिन डेवलप हो जाता है, जहां से हम ये तेल इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का। आप जानते हैं हम 160 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, $18 बिलियन की वर्थ का। और हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं वो तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड है पाम के लिए, सोयाबीन के लिए अर्जेंटीना, ब्राजील है, फिर बाद में सनफ्लावर के लिए रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना है। तो हमें ईयू से भी एक नया ओपनिंग मिलेगा और वो कुछ सोयाबीन ऑयल, कुछ सनफ्लावर ऑयल और कुछ रेपसीड ऑयल वहां से आने की संभावना बनेगी। आधी ड्यूटी वहां से लोअर होती है तो फेज मैनर में, और ऑलिव ऑयल भी इंपोर्ट बढ़ सकता है। बट ये सब चीजें जो है ये मतलब 5 साल में हर साल कुछ न कुछ रिडक्शन होते हुए वो होगा। सो मेरा कहना ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें कुछ इंपोर्ट और एडिशनल आ जाता है ईयू से, तो हमें ऐसे भी खपत बहुत है हमारे यहाँ।
और हमें रादर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा। दूसरे ओरिजिन से जो कीमतें हैं उससे हमें इनको कम्पीट करा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे हम इनसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है हर चीज में गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली एक कोटा बनाया है कि भई आपको ड्यूटी कम करेंगे, लेकिन ड्यूटी कम करेंगे तो आप इतना ही क्वांटिटी जो है आप इतने रेट की ड्यूटी मिनिमम ड्यूटी में इंपोर्ट होगा, बाकी ऊपर में नहीं होगा। आई थिंक ये कोटा सब चीजों में उन्होंने लगाया है मेरे ख्याल से, जो ऑटोमोबाइल भी है और ये सब चीजों में। तो वो एक एक राइट मूव होती है कि भई आपको एक्सेस मिलेगा मार्केट का, ड्यूटी भी आपके लिए धीरे-धीरे लोअर करेंगे। लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री और ट्रेड को और किसानों को दिक्कत ना हो ज़्यादा, इसके लिए आपने एक लिमिट बाँध दी कि इतनी क्वांटिटी तक ही आ सकता है। तो वो एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया। तो हम स्वागत करेंगे इस ईयू इंडिया ट्रेड डील का। और अभी जिस तरह का वर्ल्ड में मैक्रो इकोनॉमिक माहौल चल रहा है, आई थिंक इंडिया के लिए और ईयू के लिए, दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजिक डील बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है और वहाँ की ईयू इंडिया की मिला के 2 बिलियन का एक ब्लॉक बनता है। और जिस तरह से दूसरी हॉस्टिलिटी वर्ल्ड में चल रही है, तो आई थिंक ये दोनों ईयू के लिए और इंडिया के लिए ये दोनों विन विन सिचुएशन है और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल द डील्स डिस्क्राइब किया गया है। बट इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म, इमीडिएट में कुछ नहीं होने वाला, 2026 में कुछ नहीं होने वाला। ओके अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक कुछ ऑयल्स की बात करें, जैसे आपने ऑलिव ऑयल का ही जिक्र किया, डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही ड्यूटी कम होगी। जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक ऑलिव ऑयल्स पर जो टैरिफ है वो 45% से घटकर 0% ओवर 5 इयर्स होगा। या फिर अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, फिर बाकी ऑयल्स की बात करें जो हम लेते हैं, कितना क्वांटिटी में फिलहाल, अगर आप आइडिया दे सके, इंपोर्ट होता था, खपत यहाँ पर, डिमांड यहाँ पर कैसी थी, और प्लस इस डील के बाद ऑफ कोर्स इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम इंपोर्ट्स में या फिर प्राइस सेंसिटिविटी में क्या असर देखते हैं? देखिए, ऑलिव ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ऑलिव ऑयल एक सैलेड ऑयल जैसे यूज होता है और बहुत एफ्लुएंट सेक्शन यूज करता है इसको। तो ऑलिव ऑयल का कंजम्पशन इंडिया में मेरे ख्याल से 15-20 हजार टन के ऊपर नहीं है। लेकिन यस, यदि ड्यूटी उसकी घट के धीरे-धीरे जीरो हो जाती है और इंडिया भी एक हर साल 7% की जीडीपी ग्रोथ है, तो मुझे लग रहा है हमारा ऑलिव ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया में फिर वो प्रोत्साहन करेगा बहुत सारे लोगों को ऑलिव ऑयल यूज करना। और आई थिंक वैसे केस में धीरे-धीरे करके अधिक 0% ड्यूटी हो जाती है, ऑलिव ऑयल का इंपोर्ट मुझे लग रहा है वो बढ़ सकता है, 80,000 1 लाख टन तक हो सकता है 5वें साल में। तो ये एक संभावना है, ऑलिव ऑयल के लिए ये एक ब्राइट ओपनिंग हो जाएगी और इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए भी, जहाँ सैलेड के लिए जो ऑलिव ऑयल प्रेफर करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी। लेकिन ऑलिव ऑयल इतनी बड़ी क्वांटिटी में ना वहाँ अवेलेबल है, ना यहाँ हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तो इंडिया के किसानों को वो कोई असर नहीं करेगा। ओके, चलिए, शुक्रिया संदीप जी आने के लिए शो में और इस खबर पर अपने व्यूज रखने के लिए। थैंक यू सो मच। रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज बजट एक्सपेक्टेशन स्पेशल और इसी कड़ी में बात करेंगे आज हम स्टील सेक्टर की। बजट से स्टील सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस, इस पर चर्चा करने के लिए सिस्कॉल के चेयरमैन और एमडी रविकांत उपल हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, आई एम श्योर लिस्ट काफ़ी लंबी होगी बजट एक्सपेक्टेशंस की, और अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर चाहे वो एमएसएमई की मौजूदा लिमिट हो, उसको लेकर पीएलआई स्कीम में प्राथमिकता को लेकर समेत ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस है जो इंडस्ट्री लेकर चल रही है। लेकिन आपके हिसाब से टॉप 3 विश लिस्ट क्या रहेगी? देखिए, मैं एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसी व्यू पॉइंट से बताऊंगा। देखिए, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, इसका राष्ट्रीय की जितनी जो जीडीपी है उसके बीच में 30% इसका वो कंट्रीब्यूशन है और एक्सपोर्ट में ये लगभग जो है 49% करता है और इनकी बहुत जो है पोटेंशियल है इसको आगे ग्रो करने का। तो ये नेचुरल है कि जो आने वाले बजट में सरकार को कुछ ऐसे और ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि एमएसएमई सेगमेंट को और इंकरेजमेंट मिले और हमारे नेशनल जीडीपी में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करें। खासकर एक्सपोर्ट में उनका बहुत विशेष कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये जो अभी सरकार ने कुछ साल पहले काफी कुछ स्टेप्स लिए हैं, मेरे को उसके लिए सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए।
और ये वहीं पे खत्म नहीं होगा, अभी उसके बीच में उनको और भी करना है। इसके बीच में देखिए, आज जो माइक्रो यूनिट है वो कल जाके स्मॉल बन जाता है और स्मॉल वाला मीडियम बन जाता है। ये एक बड़े यूनिट की नींव रखी जाती है जो एक के बाद दूसरे में स्टेप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सरकार ने कुछ महीने पहले एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पूंजी है वो 50 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर 500 होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह डॉलर रुपये के अगेंस्ट बढ़ रहा है, 100 रुपए के आसपास हो गया है, उससे ये जो आपने 500 करोड़ की लिमिट रखी वो भी काफी नहीं है, क्योंकि यही मीडियम यूनिट आज जो है कल बड़े यूनिट बनेंगे। और आप इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पर वहां पे जो एक्सपोर्ट करते हैं स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट नहीं करते, वो करते हैं मीडियम एंड लार्ज। इसलिए सरकार को वो इसकी जो उन्होंने डेफिनेशन रखी है मीडियम के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें उनकी लिमिट 500 करोड़ से रखकर हटाकर उसको 2000 करोड़ तक करना चाहिए। 2000 करोड़ भी क्या है, सिर्फ $200 मिलियन है। और इसी तरह उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो ये इससे एक नई फाउंडेशन बनेगी। और जो हमारे मीडियम यूनिट वैसे भी जो जितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं 48% कंट्रीब्यूशन में मीडियम यूनिट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनको ही ग्लोबल मार्केट की प्रॉपर एक्सेस मिलती है, कांटेक्ट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। माइक्रो और स्मॉल यूनिट नहीं कर पाते। इसलिए मेरा सरकार से एक तरह से रिक्वेस्ट का ये कि जो लिमिट है एमएसएमई की टर्नओवर की 2000 करोड़ कर देनी चाहिए, और जो उसकी सीमा है इन्वेस्टमेंट की उसको भी बढ़ा के 500 करोड़ तक करना चाहिए। हमें जो है बड़ी टर्म्स में सोचना चाहिए, छोटे उसके बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से बनने की एक के बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है। तो क्योंकि जो अगर ग्लोबल स्पेस में देखिए आज कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। आज ईयू के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मिडिल ईस्ट से साइन हुआ है। इसका मतलब कि जो मार्केट्स हैं वो हमारे को ओपन हो रही हैं और वहां पे ड्यूटी भी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है कि हमारे जो मीडियम साइज यूनिट्स हैं उनको हम प्रोत्साहन दें और उनको इनकरेज करें। और खासकर मैं तो स्टील सेक्टर से हूँ। स्टील सेक्टर में हमारे लगभग 5000 यूनिट हैं जो मीडियम सेक्टर में फैब्रिकेशन में है, और उनका टर्नओवर जो है $20 बिलियन है। इनको जो है आपने बहुत अच्छा किया सरकार ने कि जो पीएलआई इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरा ख्याल बहुत ही ठोस कदम था। पर पीएलआई की जो सीमित जो है इसी चीज पे सीमित है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नए प्रोडक्ट है, उन्हीं को दे रहे हैं। जो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है उसपे हमारे देश में 25 लाख लोग काम करते हैं और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो देता है। तो इसके बीच में पीएलआई क्यों नहीं इनको मिलता? मेरा ऐसा मानना है, जहां भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, उसके बीच में गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए और वहां पे पीएलआई का उनको बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि ये इस क्षेत्र में आपके जो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले, सॉफ्टवेयर ले, उसमें तो हाईली एजुकेटेड लोग जाते हैं, जबकि जो फैब्रिकेशन यूनिट्स में और स्टील के दूसरे यूनिट्स में आपके जो है जो फिटर हैं, वेल्डर हैं, लघु उद्योग के लोग काम करते हैं। उन दोनों को मतलब उनकी ग्रोथ करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की हमको जो है हर ठोस कदम उठाना चाहिए, और बजट में पीएलआई को जो है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री को भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इनफैक्ट जो भी बातें यहाँ पर कहीं रविकांत जी ने सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एमएसएमई क्षेत्र से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, यहाँ पर स्टील सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर थैंक यू सर, आपने जो भी विश लिस्ट मेंशन की एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, सभी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व रखते हैं। लेकिन शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।